Hello everyone, Namaskar. Myself Dr. Dipali Gupta. I am a homeopathic practitioner, BHMS, that is Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, and I have been practicing and serving humanity since almost 12 years. And I have been treating number of cases successfully. So today I am here with you all to discuss about efficacy of homeopathy. There are many questions about homeopathy. बहुत सारी बातें, बहुत सारे misbeliefs, बहुत सारे myths ऐसे हैं which I would like to clear about homeopathy with you all. So let us start with understanding what is homeopathy. Homeopathy क्या है? Homeopathy is an alternative mode of treatment. एक alternative medicine है which is a very rapid, mild, gentle way of curing. क्यों है बहुत माइल्ड और जेंटल? बिकॉज जो ये मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, दीज आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस. प्लांट से बनती हैं, वेजिटेबल्स से बनती हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. तो इतने नेचुरल सब्सटेंसेस जब यूज़ करते हैं और दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन एंड सक्शन जिनसे मेडिसिन बनती है, तो मेडिसिनल उसकी जो वैल्यू है वो बहुत एक्टिवेट होती है, बहुत इंक्रीज होती है. So it is a very natural form of healing. It believes that body can cure itself. हम बिलीव करते हैं होम्योपैथ्स हम बिलीव करते हैं कि बॉडी का अपना वाइटल फोर्स होता है, वाइटल डायनामिक्स होती है, जो अपने आप को हील करने की पावर रखते हैं इवन विद द मिनिमम डोज. So let's start our today's topic, that is efficacy of homeopathy. जब हम किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में. होम्योपैथी स्लो तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो एक्ट तो नहीं करेगी. बिकॉज इन टुडेज लाइफ हर पेशेंट, हर पर्सन इतना इम्पेशेंट होता है. क्यों इम्पेशेंट होता है? क्योंकि एवरीवन इज सो बिजी इन दिस पेस लाइफ कि वर्क के बाद इतना टाइम नहीं होता पेशेंट के पास कि वो हर टाइम डिस्कम्फर्ट में अपनी लाइफ को गो ऑन करे. इतना इम्पेशेंट होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू गो टू एलोपैथ्स ओनली एट फर्स्ट. वो चाहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है उस पर्सन को, तो ऑल द टाइम अगर उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट हिज डेली रूटीन. वो अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज़ सही से नहीं कर पाएगा, उसको हर टाइम स्ट्रेस रहेगा, उसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, पेशेंट की मेंटली इतना एफिशिएंटली नहीं वर्क कर पाएगा, वो मैनेजमेंट स्किल्स उसकी लूज़ होने लगेंगी. क्योंकि जब ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स माइंड रिलेटेड डेवलप होती हैं, जैसे एंजाइटी डेवलप होती है, इंसोम्निया होने लग जाता है, लैक ऑफ स्लीप होने लग जाता है, डिस्टर्ब स्लीप होने लग जाता है. एंड व्हेन द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली तो वो इरिटेबल रहेगा, उसके मूड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. तो अगर ये सब होता है तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट हिज डेली रूटीन, हिज वर्क एफिशिएंसी ऑल्सो. तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जब पेशेंट्स लूज़ कर जाते हैं तो दे गो फॉर एलोपैथिक मेडिसिन ओनली. बट एलोपैथिक मेडिसिन जो होती हैं, जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, दे ऑलवेज सप्रेस द सिम्टम्स, दे डू नॉट क्योर द सिम्टम. और इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एलोपैथी के कि अगर आपकी एक प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए रिलीफ हो भी रही है तो इट अफेक्ट्स द डिफरेंट ऑर्गन. लेट्स से अगर कोई पेशेंट ले रहा है मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स ले रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो पेशेंट एंटासिड्स ले रहा है, तो वो एंटासिड्स जो होते हैं आपकी बॉडी के सारे विटामिन्स को
डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके लिवर पे जाके एक्ट करते हैं, उससे लिवर की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो अगर एक प्रॉब्लम आपकी रिलीफ हो रही है, दैट टू नॉट परमानेंटली, उसके बाद साइड बाय साइड ही आपके दूसरे ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के। तो आपको इसलिए होम्योपैथी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देन होम्योपैथी, क्योंकि जो हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। तो क्योंकि बहुत ही नेचुरल फॉर्म ऑफ हीलिंग है और ये वर्क करती है इंडिविजुअलाइजेशन पे। हर पर्सन डिफरेंट होता है, हर पर्सन की अपनी ओन पर्सनालिटी होती है, उसके ओन सिम्टम्स होते हैं, उसका ओन वाइटल फोर्स होता है। इसलिए होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे वर्क करके मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी इफ़ेक्टिव। तो यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल इज़ द की टू इफ़ेक्टिव प्रिस्क्राइबिंग। जैसे मैंने बताया कि हर केस की प्रेजेंटेशन अलग होती है, हर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है एंड वाइटल फोर्स अलग होता है। तो जैसे कि अगर वी कंसिडर ग्रुप ऑफ 100 पीपल जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो सबकी पिक्चर अलग होगी, सबकी प्रेजेंटेशन अलग होगी। प्रेजेंटेशन मतलब जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्मॉलर जॉइंट्स में पेन होता है, फिंगर जॉइंट्स में पेन होगा, उनको स्टिफनेस होगी, मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो प्रॉब्लम होगी। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको लार्जर जॉइंट्स में पेन होगा, हिप जॉइंट्स में पेन होगा, शोल्डर जॉइंट्स में पेन होगा। कुछ पेशेंट्स की प्रॉब्लम एग्रावेट हो रही होगी जब वो मॉर्निंग में उठते हैं, कुछ पेशेंट्स की इवनिंग में हो रही होगी एक्सर्शन की वजह से, कुछ की वॉकिंग से एग्रावेट होगी, कुछ की रेस्ट से एग्रावेट होगी। तो हर केस की प्रेजेंटेशन अलग होती है और हर केस की हर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। जैसे मैंने बताया कि हम मेंटल जनरल्स कंसिडर करते हैं, हम फिज़िकल जनरल्स कंसिडर करते हैं। हम उस पूछेंगे कि हर केस का पूरा डिटेल लेंगे, जैसे लोकेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, मोडालिटीज़ क्या हैं, कब एग्रावेट होता है, कब एमेलियोरेट होता है, उसका कितने टाइम से उसको प्रॉब्लम है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है, कितनी देर के लिए पेन होता है, अकम्पनिंग सिम्टम्स क्या हैं, उसके साथ साथ उसको क्या सिम्टम्स होते हैं। हम उसके फिज़िकल जनरल्स लेंगे, जैसे उसके बोवल मूवमेंट्स क्या हैं, यूरिन कैसा है, उसकी थर्स्ट कैसी है, एपेटाइट हाउ इज़ एपेटाइट, उसकी स्लीप कैसी है, स्लीप पैटर्न क्या है, डिस्टर्ब तो नहीं है। और उसको हम थर्मल्स पूछेंगे कि उसको ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको गर्मी से, सीजनल एग्रावेशन है क्या, एवरी डिटेल वी आर गोइंग टू टेक। उसका पर्सपायरेशन कैसा है, कोई पर्टिकुलर पार्ट पे तो नहीं है। तो इसीलिए हर पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। मेंटल जनरल्स लेंगे कि उसको कोई मूड डिसऑर्डर तो नहीं है, वो सपोज़ एंगर होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, उसको जब मूड ऑफ होता है तो वेदर ही लाइक्स कंसोलेशन और नॉट, उसको कंपनी पसंद है कि नहीं है। तो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इसलिए हम हर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस के लिए सेम मेडिसिन नहीं दे सकते। तो इफ़ वी कॉल अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होता है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा डिफेंस इम्यून सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, और हमारी अपनी वाइटैलिटी होती है। किसी पर्सन की लो वाइटैलिटी होती है, कभी अगर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो किसी की गुड वाइटैलिटी होती है। तो हम वाइटल फोर्स के ऊपर हम देखेंगे कि हम हाई पावर नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इन दैट केस हमें वो कंसिडर करना होता है। तो हर पर्सन इंडिविजुअलाइज्ड है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी अगर हम देखेंगे तो सेम मेडिसिन नहीं हो सकती। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत केयरफुली सिलेक्टेड होती है। हमें मेडिसिन सिलेक्ट करनी होती है, हमें पावर सिलेक्ट करनी होती है, पोटेंसी सिलेक्ट करनी होती है। वी नीड टू फाइनलाइज द डोजेज ऑल्सो, कितनी डोजेज देनी है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ द क्लाइंट। Correctness and effectiveness of the remedy is evaluated by its impact
on the entire state of the individual. Again, individualization is very important in homeopathy, इसलिए होम्योपैथी इतनी इफेक्टिव होती है. Effects of homeopathy may not be visible in immediate 24 hours. It's not necessary, like if a patient comes to me with a chronic problem, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करती है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओवर डोजेज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं. तो उन सिम्टम्स को एक्सटर्नली मैनिफेस्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो उन केसेस में थोड़ा सा वी नीड टाइम टू treat the patient. Otherwise it is not at all a slow treatment if medicine is well chosen and the potency is well chosen. तो बट ये भी ज़रूरी नहीं होता कि 24 hours में you see the action of the medicine, not the action of medicine, you see the symptoms get relieved. बट अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस का आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि उसके जो रिपोर्ट्स उस नॉर्मल आने लग जाएं एक दिन में. बट डेफिनेटली पेशेंट जो है वो उसको एक सेंस ऑफ ईज, सेंस ऑफ कंफर्ट फील होगा. जैसे उसको बहुत एनर्जेटिक फील होगा मेडिसिन लेने के बाद, कि वाइटलिटी इम्प्रूव होती है क्योंकि पेशेंट की आफ्टर गिविंग द मेडिसिन, तो उसको एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होगा. ही विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, उसकी स्लीप इम्प्रूव होगी, उसके फिजिकल जनरल्स इम्प्रूव होंगे. लाइक अगर वो एपेटाइट नहीं फील कर रहा है गुड, तो उसकी एपेटाइट इम्प्रूव हो जाएगी और वो अपने आप में ही अच्छा फील करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, बट आई स्टिल हैव द पेन. ऐसे नेक्स्ट फॉलो अप में वो ये बोलता है जनरली. तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सेंस ऑफ कंफर्ट आपका वापस आ रहा है, यू आर एबल टू मेंटेन योर डेली रूटीन, सो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ इम्पॉर्टेंट होगा. तो ये होती है एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी. तो हाउ डज वन इवेल्यूएट इफ अ सर्टेन होम्योपैथिक इज इफेक्टिव फॉर अ सर्टेन इलनेस और सिम्टम्स? कैसे इवेल्यूएशन होगा? तो उसके लिए फ्यू एग्जांपल्स हम देखेंगे. जैसे एक स्टडी, बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज करता है अबाउट द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी. बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं कि ये एज अ प्लेसिबो वर्क करती है या एक्चुअल में मेडिसिन है. बहुत न्यूज़ में रही है होम्योपैथी की इट इज़ नॉट मोर देन अ प्लेसिबो. प्लेसिबो होता है जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है. बट होम्योपैथी इज़ नॉट अ प्लेसिबो. होम्योपैथी वर्क्स मोर देन अ प्लेसिबो. वो प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ वो बीइंग डन. जैसे फर्स्ट स्टडी हुई थी, उसमें रस्टॉक्स एक होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि आईवी पॉइजन से बनती है. तो रस्टॉक्स कॉमनली यूज होती है पेशेंट्स में, आर्थराइटिक पेशेंट्स में जिनको आर्थराइटिस होता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नॉर्मल आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें रस्टॉक्स इज अ रेमेडी जो कि जॉइंट पेन के लिए कॉमनली यूज्ड होती है. तो हमने एक ग्रुप लिया, तो उसमें एक ग्रुप को रस्टॉक्स प्रोवाइड की गई और एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया. तो तब ऐसा हुआ क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती, तब रस्टॉक्स का अफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हमें मिला, उतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला. वो एज अ प्लेसिबो ही एक्ट करी क्योंकि उसमें इंडिविजुअलाइजेशन नहीं की गई. उसमें रस्टॉक्स सिर्फ नेम से कि आर्थराइटिस, इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर आर्थराइटिस, तो वो रस्टॉक्स विद इट्स नेम उनको दी गई. सो इट डिड नॉट इम्पैक्ट ग्रेटर देन अ प्लेसिबो. सेकेंड स्टडी जब करी तब क्या किया कि होम्योपैथ्स ने फाइब्रोमाइल्जिया केस लिया. फाइब्रोमाइल्जिया होता है जिसमें कंटिन्यूस बॉडी पेन और मसल पेन रहता है, मस्कुलर पेन रहता है. तो उसमें पिक्चर ली गई, पूरी इंडिविजुअलाइजेशन पेशेंट्स की गई. जब इंडिविजुअलाइजेशन की गई तो जिन पेशेंट के सिम्टम्स सिमिलर थे रस्टॉक्स मेडिसिन के सिम्टम्स से, उन पेशेंट्स को रस्टॉक्स दी गई और तब रस्टॉक्स का इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट देखा गया. तो इससे ही प्रूव होता है कि अगर हमने इंडिविजुअलाइजेशन करके रस्टॉक्स मेडिसिन दी, वेल चूजन रेमेडी दी, जिन पेशेंट के सिम्टम्स मैच करते थे रस्टॉक्स से, तो उन पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी गई. तो इससे एक पॉइंट प्रूव होता है कि
होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे वर्क करता है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव इफ द रेमेडी इज़ वेल चूजन. सो then there was one more study that was done. उसमें 500 पेशेंट्स लिए इन्फ्लुएंजा के. इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड होता है जिसमें कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं. फ्लू वायरल प्रॉब्लम है, वायरल डिजीज़ है जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं. आइज़ में वाटर आना या नोज से स्टफ्ड अप नोज रहना और फ्लू इवन डायरिया भी हो सकता है. तो उसमें जो एक ग्रुप है उसको 500 पेशेंट्स लिए, उसमें एक ग्रुप को दिया होम्योपैथिक मेडिसिन है ऑक्सिलोकॉक्सिनम और एक ग्रुप को दिया प्लासिबो विच इज़ नॉट अ मेडिसिन, दैट इज़ जस्ट false medicine which does not have any medicinal property in a blind fashion, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटर को भी नहीं पता था और पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता था कि which is receiving a particular treatment. उसमें क्या देखा गया, उसमें जब मेडिसिन दी ऑक्सिलोकॉक्सिनम एक ग्रुप को और एक ग्रुप को प्लासिबो, तो साइड बाय साइड पेशेंट के जो सिम्टम्स थे वो रिकॉर्ड किए गए. जैसे फीवर, इन्फ्लुएंजा में फीवर भी हो जाता है तो दिन में 2 बार रेक्टल फीवर, रेक्टल टेम्परेचर भी लिया गया पेशेंट्स का. उनके सारे सिम्टम्स नोट किए गए कि हेडेक तो नहीं है, स्टिफनेस, वेदर देयर इज़ एनी स्टिफनेस और नॉट, देयर इज़ एनी लंबर पेन, लंबर बैक पेन और नॉट, उनको जॉइंट पेन तो नहीं है, शिवरिंग तो नहीं है, कफ तो नहीं है, फटीग, रनिंग नोज. ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा में होते हैं. बहुत ज़्यादा बॉडी वीक फील होती है, बहुत ज़्यादा फटीग होता है, हेडेक होने लग जाता है, स्टिफनेस होने लग जाती है. तो ये सारे सिम्टम साइड बाय साइड नोट किए गए कि किस पेशेंट को क्या क्या सिम्टम है. फिर उसमें ये देखा गया कि क्योंकि स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है तो उसमें इतने पेशेंट्स में भी अगर 50-50 डिवाइड किया गया था तो 17% ऑफ द पेशेंट दे रिकवर्ड विद होम्योपैथिक मेडिसिन विद इन 48 आवर्स, जिनको ऑक्सिलोकॉक्सिनम दी गई थी. क्योंकि उसमें से हो सकता है कि 17% पेशेंट के सिम्टम्स ऑक्सिलोकॉक्सिनम के साथ मैच करते हों, तो इसलिए बट जिस ग्रुप को प्लासिबो दिया गया था उसमें से एक भी पेशेंट ने रिकवर नहीं किया. तो this proves that homeopathy works more than a placebo, क्योंकि जिस ग्रुप को ऑक्सिलोकॉक्सिनम दी गई थी उसके 17% ऑफ द पेशेंट्स दे इम्प्रूव्ड विद इन 48 आवर्स. उनके इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थे. सो दिस वॉज वन स्टडी. नाउ स्टडिंग कंबाइंड रेमेडीज फॉर अ सिंगल इलनेस. समटाइम्स वैसे होम्योपैथी जो होती है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज एंड सिंगल रेमेडी. उसमें क्या होता है ना, सिंगल रेमेडी एक क्लासिकल होम्योपैथ जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम भी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल रेमेडी. मतलब एक इंडिविजुअलाइजेशन होती है केस की, प्रॉपर केस टेकिंग होती है. पेशेंट कम्स टू अस तो हम उस सारी डिटेल्स देंगे उसके सिम्टम्स की, उससे ईच एंड एवरी सिम्टम, माइनर सिम्टम भी पूछेंगे एंड देन पूरी केस टेकिंग के बाद हम उसकी रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज सिम्टम्स हम सिलेक्ट करेंगे. तो वो जो रेमेडी होती है वो एक सिंगल रेमेडी उसके केस की निकल के आती है. बट देर आर फ्यू केसेस जिसमें कि हमें कंबाइंड रेमेडी भी यूज़ करनी पड़ सकती है एंड देर इज़ नो हार्म इन दैट, जस्ट दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि वो मेडिसिन आपस में एंटीडोट ना करें. सो वी कैन यूज़ कंबाइंड रेमेडीज ऑल्सो, लाइक अर्लियर प्रेगनेंसी के केसेस में. Yes, one more interesting thing about homeopathy is they can also be used for animals. Animals में भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं. तो जैसे humans के लिए होती हैं ऐसे animals के लिए भी होती हैं. तो also for child birth जैसे combined remedies, multiple remedies यूज़ की गई थी to reduce the labor hours. जैसे बहुत लेबर पेन के जो आवर्स होते हैं उनको, उसका लेबर पेन को शॉर्ट करने के लिए, लेबर टाइम को शॉर्ट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कंबाइन यूज़ की गई थी एंड दे वर्क वेरी वेल. देन वी विल सी वन मोर स्टडी. उसमें क्या किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 46 पेशेंट्स को लिया गया और एक ग्रुप को मेडिसिन दी और एक ग्रुप को प्लासिबो दिया. तो अगेन इंडिविजुअलाइजेशन
जबकि 46 पेशेंट्स को डिवाइड कर दिया into 2 groups और उसमें इंडिविजुअलाइजेशन की पेशेंट्स की, तो बोथ ग्रुप्स वर अलाउड टू कंटिन्यू देयर इवन उनको अलाउ किया गया जो कन्वेंशनल जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे थे, नसेड्स ले रहे थे, वो अपने एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर रहे थे, साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे थे। तो उसके साथ साथ ही होम्योपैथी, जैसे फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट what is the difference between placebo and a medicine. We proved that homeopathy works more than a placebo. Then we talked about combined medicine. Combined medicine भी बहुत अच्छा वर्क करती है. Then we move on to अगर वो एलोपैथी खा रहे हैं साथ में तो भी ये वर्क करती हैं कि नहीं. तो ये स्टडी हमने उस ग्रुप के लिए की जो कि नसेड्स ऑलरेडी ले रहे थे, इन नॉन इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे थे अपनी प्रॉब्लम के लिए, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए. तो उन पेशेंट्स को हमने इंडिविजुअलाइजेशन के बाद उनकी जो भी सिम्टम्स के साथ मेडिसिन आ रही थी वो दी. तो देखा गया कि 1 साल के अंदर 42% जो पेशेंट्स थे वो कम्प्लीटली क्योर्ड थे, और उनका इफ़ नॉट कम्प्लीटली क्योर्ड बट उनका एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट जो था, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था, वो टोटली स्टॉप्ड हो गया. उनके जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स थे वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गए एंड दे वर कम्प्लीटली ऑन होम्योपैथी इन एन ईयर. 42% ऑफ होम्योपैथी के लिए, क्योंकि एक ग्रुप को तो प्लासेबो दिया था ना, तो इसलिए इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया. सो दिस प्रूव्स एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी. देन वन मोर स्टडी वॉज बीइंग डन जिसमें कि चिल्ड्रन 81 चिल्ड्रन थे जो कि 6 months to 5 years के बीच में थे, और एक्यूट डायरिया का केस था उन्हें, और अगेन वो भी IV फ्लूइड्स पे थे बिकॉज सिवियर डायरिया था, एक्यूट डायरिया था, तो वॉमिटिंग, डायरिया ये सब सिम्टम्स थे. तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन उनमें हो गई थी, तो IV फ्लूइड्स पे रखा गया था. तो अगेन उनको भी ग्रुप में डिवाइड किया 5 days के लिए. एक ग्रुप को प्लासेबो दिया गया, एक ग्रुप को इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन आफ्टर केस टेकिंग उन्हें दी गई. तो उसमें देखा गया कि जिस ग्रुप को होम्योपैथिक मेडिसिन दी थी उसका इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट था उनके अंदर कि डायरिया का ड्यूरेशन डिक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ स्टूल्स बहुत डिक्रीज़ हो गए, डायरिया की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा था वो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई, पेन बहुत बेटर हो गया, जो टेनेस्मस पेन जो फील होता है रेक्टम में और एब्डोमेन में बिफोर डायरिया वो बहुत बेटर हो गया, और नंबर ऑफ स्टूल्स बहुत डिक्रीज़ हो गए. तो ये देखा गया कि जो चिल्ड्रन में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है. और IV फ्लूइड्स पे जो थे, जैसे अगर हॉस्पिटल में है इवन देन वी कैन गिव देम होम्योपैथी साइड बाय साइड, तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखी गई. देन वी हैव मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस क्या होता है कि डिफरेंट स्टडीज़, सपोज एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिफरेंट स्टडीज़ स्टैटिस्टिकली की जाती हैं और एनालाइज की जाती हैं. मेटा एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़. बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ होती है और फिर उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करके एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. तो जैसे सेम क्वेश्चन कोई एड्रेस होता है, जैसे मैंने बताया सेम कोई पॉइंट होता है, कोई क्वेश्चन एड्रेस होता है, तो उस पर मल्टीपल स्टडीज़ फिर होती हैं, और एवरी स्टडी इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव सम माइनर एरर. तो फिर उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, दैट इज़ मेटा एनालिसिस. तो टेक्निक्स बनती हैं इसकी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिसमें कि डिफरेंट कोई पॉइंट है, अगर उसकी मल्टीपल स्टडीज़ हैं तो कौन सी स्टडी को बेटर माना जाए, कौन सी स्टडी को प्रूफ माना जाए, तो उसके लिए मेटा एनालिसिस एक टेक्निक है जो होती है, उसमें सारी एरर्स को कंबाइन करके एनालाइज किया जाता है, और देन इट कम्स टू अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइनल होता है. तो मेटा, जैसे कि एक एग्जांपल है, मेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए
एलर्जिक एस्थमा के केसेस लिए गए, तो उनकी 2 ट्रायल की गई जिसमें कि होम्योपैथिक मेडिसिन उनको दी गई, इम्यूनोथेरेपी की गई उनकी, विच वॉज सीन टू बी सिग्निफिकेंट ओवर प्लासिबो was repeated. The trial was repeated a third time with 28 patients who were sensitive to house dust mites with the treatment given as a complement to their usual conventional care. फर्स्ट 2 ट्रायल्स किए गए जिसमें कि पेशेंट्स जो थे एलर्जिक एस्थमा के, उनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई, और थर्ड टाइम जो ट्रायल की गई उसमें क्या किया था कि जो पेशेंट सेंसिटिव थे हाउस डस्ट माइट्स को, उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई 28 पेशेंट्स को। फिर एक स्टडी में 186 क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए, तो इसमें ये सब ट्रायल्स परफॉर्म किए गए थे, तो इसमें एक ऑड्स रेशो टैबुलेट की गई थी। उसमें इफ़ द ऑड्स रेशो कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एंड यू हैव गॉट द बेटर रिजल्ट। तो जब ये ट्रायल्स की गई थी तो उसमें जो ऑड्स रेशो आया दैट वाज that was more than 1 and it was 2 point something. That means there was 95% confidence that results was greater than the placebo. तो ये कुछ studies थी that were being done to prove the efficacy of homeopathy and to prove that they are not the placebo. So 2.45 was the combined odds ratio. Now, in conventional medicine today, there are many practices which people do not understand how they work. अब एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में भी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जिनका मैकेनिज्म अभी क्लियर ही नहीं है। मोड ऑफ एक्शन जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट क्लियर। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे एस्पिरिन एक ड्रग था जो कि अब बैन हो चुका है, तो एस्पिरिन का एक्शन जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, इसलिए वो बैन हुआ है। बट एलोपैथ्स क्या करते हैं, वो फास्टर रिजल्ट्स, टू सी फास्टर रिजल्ट्स इन द पेशेंट, वो ऐसे ड्रग्स भी बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ अननोन, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस। एस्पिरिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स थे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं था, इसलिए वो बैन हुए। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तो होम्योपैथी में भी उनका एक तो एलोपैथी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नोन नहीं होता, और होम्योपैथी में भी थोड़ी सी आई कैन से कि लिमिटेशन ये है कि कुछ ड्रग्स का एक्शन ऑफ मैकेनिज्म नोन नहीं होता, क्योंकि लिमिटेड उसमें while understanding a mechanism of action for homeopathy has been challenging issue for years, we may now have the knowledge and tools to seriously address this issue. Physics of water, solution dynamics, bio electromagnetics and chaos theory को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मेडिसिन और एनी सिस्टम। तो उस न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं दैट आर कंबाइंड टुगेदर। बट जब एडवेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुई, then we know the powerful forces on the molecular level affect the structure of water. So ये जो physical processes हैं, we need to understand this thing to know the mechanism of action of the medicines. होम्योपैथी का जो सिस्टम होता है वो 3, जैसे मैंने बताया, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं: मिनिमम मेडिसिन, मिनिमम डोज, मैक्सिमम सिमिलैरिटी। व्हाट इज मिनिमम मेडिसिन? इंडिविजुअलाइजेशन के बाद हम एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। जनरली एक क्लासिकल होम्योपैथ जो होता है वो एक सिंगल रेमेडी मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रिस्क्राइब करता है, और फिर प्लासिबो से हम फॉलो अप करते हैं जस्ट टू गिव द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन टू द पेशेंट कि वो मेडिसिन खा रहा है, बट ही नीड्स द मिनिमम। उसकी ही बेनिफिट के लिए हम मिनिमम मेडिसिन यूज़ करते हैं। देन मिनिमम डोज, लाइक आई टोल्ड यू, एक सिंगल रेमेडी यूज़ करेंगे, और कभी कभी एक सिंगल डोज भी बहुत सफिशिएंट होती है टू ट्रीट द केस। हम या तो वीकली रिपीट करते हैं या मंथली रिपीट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द केस, या फिर
maybe after more than a month we need to repeat. Then we have maximum similarity. मैक्सिमम सिमिलैरिटी आएगी जो इंडिविजुअलाइजेशन के बाद आएगी, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्टम जिस मेडिसिन से मैच करते होंगे वो मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये मेन 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें होम्योपैथी वर्क करती है। देन बिफोर सिलेक्टिंग हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं, केस टेकिंग, जो कि हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वी नीड टू नो ईच एंड एवरी सिम्टम, माइनर सिम्टम्स भी हम लेते हैं, एंड वी कम्स टू अ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथी, हाउ इट वर्क्स। हर स्टिमुलस, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, वी ऑल नो। तो कोई भी अगर स्टिमुलस होगा तो उसका रिएक्शन होगा, उसका इट इज़ केपेबल ऑफ ऑल्टरिंग अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ हेल्थ, ऑल्टरिंग इन एन यूनिक मैनर एंड वेरिंग इंटेंसिटी। तो होम्योपैथी में वी बिलीव दैट बॉडी हैज़ द पावर टू क्योर इटसेल्फ, टू हील इटसेल्फ। वाइटल फोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर जो अपने आप को हील करता है। तो कभी भी कोई नेचुरल पैथोजन कोई आता है, वो हमारी बॉडी को अटैक करता है, एक स्टिमुलस दिया उसने बॉडी को, तो उसका रिएक्शन जो आता है उसके लिए हम एक मिनिमम सेलेक्ट करते हैं, और हम मिनिमम डोज से ही होम्योपैथी की मिनिमम डोज से ही वो वाइटल फोर्स जो होता है वो डिरेंज से अरेंज कर सकते हैं। नाउ अबाउट प्लासिबो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट प्लासिबो ऑल्सो, कि प्लासिबो क्या है। प्लासिबो एक सब्सटेंस है जिसमें कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। बहुत सारे मिसबिलीव्स ऐसे थे कि होम्योपैथी वर्क्स एज अ प्लासिबो, बट इट डजंट वर्क एज अ प्लासिबो। एक नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस है जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, जहाँ पे पैथोलॉजिकल डेविएशंस नहीं होती। अगर कोई पर्सन है, लाइक फॉर से डिप्रेशन का कोई पेशेंट है, उसको कोई पैथोलॉजिकल डेविएशन नहीं है, आई मीन कोई ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है, तो उसके माइंड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम कभी कभार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए प्लासिबो यूज़ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। पेशेंट को लगता है मैं मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगा। समटाइम्स वी यूज़ प्लासिबो एज अ फॉलो अप ऑफ द मेडिसिन। जिस केस में सिंगल मेडिसिन रिक्वायर्ड है, सिंगल डोज रिक्वायर्ड है, सो वाई टू गिव मल्टीपल डोजेज टू द पेशेंट इफ ही कैन बी ट्रीटेड बाय अ सिंगल डोज। तो उस केस में हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल एक सेंस ऑफ रिलीफ देने के लिए कि ही इज़ टेकिंग मेडिसिन, तो उस केस में हम फॉलो अप प्लासिबो से करते हैं, क्योंकि ये नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और पेशेंट को लगता है कि आई एम टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, तो एक वो सेंस ऑफ आई कैन से साइकोलॉजिकल स्टेट पे वो अफेक्ट करता है उसमें, इसलिए वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है प्लासिबो। प्लासिबो कैन ट्रीट, बट सेंस ऑफ जो कंफर्ट है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल केसेस में, जहाँ पे कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है वहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, उसमें प्रॉपर मेडिसिन ही नीडेड है। देन many people have called homeopathic medicine as diluted solutions and marked as mixtures without any medicinal property. ऐसा नहीं है। IIT बॉम्बे की टीम ने रिसेंटली सर्च किया है कि about the existence of starting component in the higher dilution also. Even though homeopathic medicines highly diluted होती हैं, वो dilution is the process by which these medicines are made, जिसे सक्शन बोलते हैं। इसको diluent या अल्कोहल के साथ मिक्स किया जाता है स्टार्टिंग सब्सटेंस, क्योंकि उसका बहुत ही स्टार्टिंग मटेरियल का बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट लिया जाता है, उसको विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन एंड सक्शन, उसको डाइल्यूट किया जाता है और फिर मेडिसिन बनती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे उसकी मेडिसिन बढ़ती है। तो IIT बॉम्बे की टीम ने इट हैज़ प्रूव्ड कि existence of starting component in the higher dilution also, highest dilution में भी starting component होता है, क्योंकि इसमें ट्रिचुरेशन, सक्शन, पोटेंटाइजेशन, इन टेक्निक्स जिससे कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं, उससे पोटेंसी मेडिसिन की इंक्रीज होती है।
इसमें क्या होता है, जब ट्रिचुरेशन और सकशन होते हैं तो स्टार्टिंग सब्सटेंस जो मैंने बताया डाइल्यूट होता है, तो जो व्हीकल यूज़ किया जाता है, जो डाइल्यूएंट यूज़ करता है, तो वो उन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। स्टार्टिंग सब्सटेंस के एंड व्हीकल के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। इवन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द बॉटल, जिसमें वो प्रोसेस हो रहा है उसकी वॉल ऑफ द बॉटल की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कोलाइड करके उनका साइज तो शॉर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स गेट शॉर्टर, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पोटेंसी में कन्वर्ट होती है। इसलिए मोर पोटेंसी लीड्स टू डिक्रीज साइज ऑफ मेडिसिनल मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज एनर्जी विद इन द सोल्यूशन। नाउ कभी कभार क्या होता है कि इस प्रोसीजर के टाइम पे जो ड्रग सब्सटेंस का कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है रिपीटेटिव कोलिजन की वजह से, मॉलिक्यूल्स के रिपीटेटिव कोलिजन की वजह से। फॉर दैट रीजन वन में एनकाउंटर डिफरेंट फाइंडिंग्स इन डिफरेंट पोटेंसीज ऑफ द मेडिसिन। तो it can be hypotheticated that as soon as homeopathic medicine similar to the particular case comes in contact, अब क्या होता है कि कोई पैथोजन ने हमारी बॉडी पे स्टिमुलस डाला, मतलब कोई पैथोजन आके अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो वो हमारी पेरिफेरल नर्व्स पे एक्ट करता है, जहाँ से सिग्नल जाता है पूरी बॉडी को, और जहाँ पे भी उसका अफेक्शन होता है। जब हम सिमिलर जो पैथोजन के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे सिमिलर सिम्टम्स की मेडिसिन बॉडी में, वेल चूजन मेडिसिन जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो वो मेडिसिन सीधा जाके पेरिफेरल नर्व्स ऑफ द ब्रेन पे एक्ट करती है, और वो सिमिलर स्टेट प्रोड्यूस करती है जो कि पैथोजन ने प्रोड्यूस करती है, सिमिलर सिम्टम्स बट ऑफ हायर इंटेंसिटी, हायर पावर, क्योंकि मेडिसिन के अंदर प्रॉपर्टी है, तो हायर पावर के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी टू एक्सटिंग्विश द सिम्टम्स दैट वर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल पैथोजन। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथिक का, लाइक क्योर्स लाइक, जो पैथोजन के सिम्टम्स थे उससे हायर इंटेंसिटी के सिम्टम्स उसने प्रोड्यूस करे पेरिफेरल नर्व्स पे जाके बॉडी को सिग्नल देकर, so that it can extinguish the symptoms that were being produced by the natural pathogen. So this is how homeopathy works. ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मेडिसिनल सिग्नल देगा टू द बॉडी, और फिर वो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में हायर क्वांटिटी में। सो इसमें हमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई केमिकल आर्टिफिशियल केमिकल एजेंट्स की हमें यूज़ नहीं होती है, तो वाइटैलिटी डिप्राइव नहीं होती बॉडी की, वाइटैलिटी मेंटेन रहती है, इनफैक्ट वाइटैलिटी इम्प्रूव करती है। एंड देन डोजेज जो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की वो बहुत हाइजीनिक एनवायरनमेंट में प्रिपेयर की जाती हैं, प्रीमाइसेस बहुत हाइजीनिक होता है, पर्सनल अपॉइंटेड इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दिस वर्क, बहुत अच्छी क्वालिटी के व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, डाइल्यूएंट्स यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल सब्सटेंस की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, नेचुरल सब्सटेंस का ओरिजिन क्या है, उसका आइडेंटिकल नेम और एवरीथिंग, उसकी एवरी डिटेल फार्माकोपिया में मेंशन की जाती है। सो इसमें कोई एडेड कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, इसलिए इट इज़ वेरी सेफ टू टेक। देन the doses of homeopathic medicine have some physiological presence of the source substance as a result. इसमें कोई toxicological effects नहीं होते, it is free of side effect, और childrens भी इसे easily ले सकते हैं, it is very safe for pregnant women also, और immunocompromised patients होते हैं, like cancer के patients होते हैं, वो भी इसे easily ले सकते हैं, कोई side effect नहीं होता if the remedies are well chosen. देन डोजेस भी बहुत स्मॉल होती हैं इसकी, और इसको हम ओरली भी दे सकते हैं, ऑल्फैक्टरी रूट से भी दे सकते हैं, दे वर्क बाय ऑल्फैक्टरी रूट एज वेल। और डोज जो होती है इसमें वो एज पर द होम्योपैथिक डॉक्टर, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, और 4 पिल्स ले रहे हैं या 10 to 15 पिल्स ले रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल डोज ओनली। अगर एक टाइम में हमने डॉक्टर ने बोला है 5 टैबलेट्स लेनी है, या गलती से 10 टैबलेट्स भी खा लेते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो एक सिंगल डोज ही कंसिडर की जाती है, तो इसमें ओवर डोजिंग का रिस्क नहीं होता।
होम्योपैथिक पिल्स जो होती हैं वो स्वीट पिल्स होती हैं, गोट्स मिल्क से बनी होती हैं, सुक्रोज होता है, तो ईजिली पैलेटेबल होती हैं। चिल्ड्रन भी कोई फस नहीं क्रिएट करते हैं उसको लेने में, लाइक एलोपैथिक मेडिसिन जैसे बिटर होती हैं। और ऑल्फैक्टरी रूट से भी दे सकते हैं। इफ द पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर और द पेशेंट इज नॉट एबल टू take anything from the mouth, then olfactory route is the another solution. And the only precaution which is taken in homeopathy is कि medicine के 15 minutes before and 15 minutes after you don't have to eat or drink anything. Mouth should be clean and there should be no smell in the mouth. Tobacco and all should be avoided. और माउथ जब आप मेडिसिन खा रहे हैं तो माउथ शुड बी फ्री ऑफ स्मेल। तो रॉ अनियन एंड रॉ गार्लिक समटाइम्स वी अवॉइड कॉफ़ी एंड टी ऑल्सो। स्टिमुलेंट्स अवॉइड करने होते हैं। सो होम्योपैथिक मेडिसिन पिल्स में भी अवेलेबल है, लिक्विड में भी आप ले सकते हैं। लिक्विड में ले रहे हैं तो यू विल टेक 4 drops in a spoon of water, whatever the repetition is as per your doctor. So with this holistic approach we can solve each and every case if the remedy is well selected, well chosen, and it is very cost effective also. It is very safe to take. So I would suggest you please leave all the conventional medicines you are taking and try this alternative medicine, and it will cure your problem permanently. So by this I would like to end my topic. I hope I was able to explain efficacy of homeopathy with you all, and thank you so much for listening to me patiently. Thank you, Dr. Dipali.